ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात सर्वस्य मंगलम। अर्थात जैसे सूर्य प्रकाश देता है, संवेदनशीलता करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव सुगंधित रहता है, इसी तरह नववर्ष 2024 का हर दिन, हर पल, हर क्षण आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आप यशस्वी हो, आप धनवान हो, आप ऐश्वर्यवान हो, आप कीर्तिवान हो, आप यशोवान हो, आप आरोग्यवान हो, दीर्घायु हो। आप 2024 में आपकी चाही हुई हर एक मनोकामना आपकी पूरी हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि उस राशि की जिसमें ये उम्मीद थी कि अब शनि की 7.5 इसी वर्ष से यानी कि 2023 से समाप्त हो गई। 17 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी 2023 से समाप्त हो गई। अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि 22 अप्रैल से गुरु चंडाल योग बना हुआ था। आपकी राशि का जो स्वामी था, गुरु था, गुरु राहु से पूरी तरीके से पीड़ित हो गया था। पूरे साल यानी कि 30 अक्टूबर 2023 तक पूरी तरीके से आप परेशान रहे। फाइनेंशियली खासकर आपको तोड़ के रख दिया है। फाइनेंशियली आपको पूरी तरीके से, जहाँ से पैसे लेने थे पैसे आए नहीं, जहाँ पैसा देना था पैसा दे नहीं पा रहे हैं, ईएमआई लेकर के ईएमआई भर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग जमीन पर उतर ही नहीं पा रहा है, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। नौकरी में प्रमोशन की सोच रहे थे कि अब प्रमोशन होगा, लेकिन प्रमोशन नहीं हो पाया। समस्या एक नहीं थी, समस्याएं अनगिनत थी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा ये वर्ष, और पर्सनल लाइफ को लेकर के भी, और विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन को लेकर के जो है ना, बड़ा कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाया। कुछ न कुछ समस्याएं आती रही, पर्सनल लाइफ को लेकर के समस्याएं आती रही हैं। लेकिन इस बार जो है 2023 जितना तबाही और तूफान लेकर के आया था, 2024 उतना ही तोहफा लेकर के आया है। कैसे और क्यों और कब लेकर के आएगा तोहफा, ये पूरी बात आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा, मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण को ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा विश्लेषण तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूँ, आपसे निवेदन है, और महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जा कर के महादेव का महामंत्र नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 5 बार या 11 बार अवश्य उल्लेख कर दीजिएगा। फिलहाल धनुराशि की बात डिटेल में करते हैं। धनु राशि का जो स्वामी है, अर्थात आपकी राशि का जो स्वामी है, वो गुरु महाराज हैं। और गुरु महाराज पूरे वर्ष में 3 नक्षत्रों में ही गोचर करेंगे। पहला, शुरुआत से लेकर के 16 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में गुरु रहेंगे। और भरणी नक्षत्र में रहने का सीधा सा तात्पर्य ये है, भरणी नक्षत्र लाभेश यानी कि शुक्र का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र, अब शुक्र के नक्षत्र में शुभ नहीं होता है गुरु का रहना, लेकिन लाभेश का नक्षत्र है। पैसे को लेकर के अगर घर खरीदने की सोच रहे हैं, पैसा कहीं फंसा हुआ है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चल नहीं रहा है, इन मामलों के लिए ठीक है। घर खरीदने, उसके साथ प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो भी ठीक है। इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार इत्यादि से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, बात बात में झगड़े होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी, तो भी ये ठीक हो रहा है। किसी के साथ में वैमनस्य है, शत्रुता है, वो शत्रुता इस बीच में दूर होगी। कब से कब तक? 16 अप्रैल तक। भरणी नक्षत्र में जब तक गुरु है तब तक खासकर फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग करेगा। खासकर कब से? 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल से मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका जो राशि, आपका जो पंचमेश है, पंचमेश मंगल बनता है, और मंगल जो है वो 21 जनवरी से लेकर के उदित हो रहा है। जैसे ही 21 जनवरी को उदित होगा, वैसे ही आपका हर एक काम, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे संतान के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं, संतान प्राप्ति में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो वो दिक्कतें भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये मंगल की स्थिति
21 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच का वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अच्छा है। तो वहीं पर नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से 16 अप्रैल तक ठीक है, यानी कि पूरा 21 अप्रैल से 30 अप्रैल को पूरा नक्षत्र से कहें या वैदिक से कहें अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको 1 मई से जैसे ही वृषभ राशि में गुरु महाराज जाएंगे, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वृषभ राशि में जाने का मतलब ये है कि आपके राशि का स्वामी ये षष्ठस्थ हो जाएगा, यानी कि कमजोर हो जाएगा। जैसे ही कमजोर होगा तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, खासकर पूरे, वैसे तो पूरे साल में ध्यान रखना है ये, लेकिन 1 महीना आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। गुरु के शरण में जाना है, यानी कि भगवान विष्णु जी के शरण में जाना है, श्री हरि के शरण में जाना है। आपको कंटिन्यू पूरे साल भर 1 महीना विशेष मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जो 3 मई से, क्योंकि गुरु महाराज जो है 3 मई से अस्त हो जाएंगे। 3 मई से ये अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का तात्पर्य ये है कि 3 मई से लेकर 3 जून तक ये अस्त रहेंगे। इस 1 महीने में स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, कोई डील करनी हो वहाँ भी ध्यान रखना है, जमीन लेना हो वो तब भी आपको ध्यान रखना है, आपको कोई घर लेना हो तब भी आपको ध्यान रखना हो, गाड़ी लेनी हो तब भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड सर्कल में लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना है, किसी को उधारी देने से बिल्कुल आपको बचना है, और किसी से संभव हो सके किसी से उधारी भी मत लीजिए। अगर उस दौरान अगर उधारी ले लेते हैं तो उधारी को चुका पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और रिश्तेदार इत्यादि से जो है बिल्कुल अच्छे व्यवहार बना के रखना है, खासकर उन 1 महीनों में आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में आपको अगर माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है घर में, या फिर किसी स्त्री की तबीयत, खासकर माताजी के साथ साथ में कोई घर में महिलाएं हैं, उन महिलाओं की तबीयत ठीक नहीं रहती हो तो उनके विशेष ख्याल रखना है, उनको डॉक्टर से बराबर मिलना है, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार उनको मेडिसिन देना है, उनके दिनचर्या को पालन करना है। ये आपको विशेष ध्यान कर रखना है, खासकर 1 महीना, वैसे पूरे साल, क्योंकि जैसे ही गुरु षष्ठस्थ हो जाएगा, षष्ठस्थ गुरु कमजोर हो जाएगा, वैसे भी वृषभ राशि का गुरु है, कमजोर कुछ ज़्यादा ही होगा। जैसे ही कमजोर होगा आपके गुरु की उपासना अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप तो करना ही करना है, ध्यान रखना, खासकर 1 महीना। लेकिन 3 जून को जैसे ही उदय होगा, उदय होने का सीधा सा मतलब ये है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए वर्किंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप एजुकेशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर PR के थ्रू जाना चाहते हैं, या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे ही जाना चाहते हैं, तो कोई भी वीज़ा हो उस वीज़ा में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ में अगर आप MNC में काम करते हैं और यहीं रहते हैं, लेकिन आप विदेश से रिलेटेड कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, या फिर अन्य किसी प्रकार का ऐसे मतलब विदेश से रिलेटेड कोई काम करते हो। एक दूसरी बात, एक स्टेट में आप रहते हैं लेकिन बिजनेस दूसरे स्टेट में आप करते हैं, तब भी आपके लिए ये शानदार मौका है, बहुत अच्छा मौका है, एकदम इसको आप हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। ये मौके पे बृहस्पति की पूजा करनी है, ध्यान रखना आपको। बृहस्पति की पूजा में एक तो मंत्र होता है और तंत्रोक्त बीज मंत्र है जो बहुत ही प्रभावशाली होता है। ये मंत्र भी ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप करना है, या फिर भगवान विष्णु के शरण में जाना है, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है, ये करना है। और इसके साथ साथ में आपको जब गुरु यहाँ होगा, षष्ठस्थ गुरु होगा, षष्ठस्थ गुरु जब तक है तब तक के लिए आपको करना क्या है, किसी अनाथालय में जाइए, वहाँ विद्यार्थियों को पुस्तक दान कीजिए, लेखनी दान कीजिए, कॉपियाँ दान कीजिए, एक आप कर सकते हैं। साथ में उनको कपड़ों का दान कर सकते हैं, कपड़े आप उनको दे दीजिए, या फिर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कि किताब खरीदने में असमर्थ है, फुटपाथ पर है, तो उसको आप किताब दान कीजिए, उसके लिए कपड़े दे दीजिए। आप विद्यार्थियों का जितना हो सकता है आप उतना हेल्प कीजिए। तो ये आपके लिए करना चाहिए पहला। दूसरा काम ये है, कोई आसपास में कोई वृद्धाश्रम हो, अनाथालय हो, वहां पर आप दाल दान कर सकते हैं, चने की दाल, मसूर, अरहर की दाल, ये भी दान कर सकते हैं। ये भी करके देख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ में और सबसे अहम बात, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माता पिता का चरण स्पर्श प्रतिदिन आपको प्रातःकाल उठते ही करना है।
अगर साथ में रहते हैं, आप ध्यान से बिल्कुल आप इसको गंभीरता से सुनिए, मेरा निवेदन है। बृहस्पति जब षष्ठस्थ होगा, आपके लिए जो मैं कह रहा हूं ना, अनाथालय में पुस्तक दान करना, मंदिर में जाकर के कोई धार्मिक पुस्तक दान कर दीजिए, वो भी ठीक रहता है। मंदिर में किसी आश्रम में जाकर के, गुरुकुल इत्यादि में जाकर के आप दान कीजिए, वहां पुस्तकें दान कीजिए, कॉपियां दान कीजिए, लेखनी दान कीजिए, करिए। अशक्त बच्चों का हेल्प कीजिए पढ़ाई लिखाई में। एक दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण, प्रातःकाल जल्दी उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगर साथ में रहते हैं तो ठीक है, अगर दूर रहते हैं तो कम से कम कॉल के माध्यम से कुशलक्षेम पूछिए और माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। ये दो काम आपको करना है, माता पिता का और अनाथालय इत्यादि में अशक्त बच्चों के लिए 2 काम करना है। बाकी बहुत सारे उपाय होते हैं, तो वो विस्तार से जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। फिलहाल इसको करना है आपको, तो खासकर आपको 1 महीने ध्यान रखना है। कुछ भी करना हो 1 महीने ध्यान रखना है। अगर करना बहुत जरूरी है 3 मई से लेकर के 3 जून के बीच में, तो आपको बड़े बुजुर्गों के, अनुभवी लोगों की सलाह लेने के बाद ही आपको कार्य करना है। कुछ भी काम करना हो, कुछ डील करना हो, कोई इन्वेस्ट करना हो, कहीं कुछ और कुछ करना हो, तो भी आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हुई। उसके बाद जाकर के फिर रोहिणी नक्षत्र में 12 जून से लेकर के गुरु महाराज यानी कि आपके राशि के स्वामी रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। और रोहिणी नक्षत्र में जाने का मतलब ये है कि आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा का नक्षत्र, गुरु और चंद्रमा के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। पूरे साल अच्छा रहने वाला है। गुरु भले ही वैदिक ज्योतिष के हिसाब से षष्ठस्थ गुरु जो होता है वो थोड़ा सा कमजोर जरूर हो जाता है, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से रोहिणी नक्षत्र का जो गुरु है वो शुभ होता है, अच्छा होता है। एक और पैतृक संपत्ति को लेकर के भी कोई विवाद चल रहा हो, वो विवाद भी सुलझता हुआ दिखता है। बस मैंने शुरू में आपसे कहा कि अपनी वाणी पर संयम जरूर रखिएगा। क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सी आपकी शैली होनी चाहिए, शब्द क्या होने चाहिए, ठीक, ये ख्याल रखना है आपको। बस इतना ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ इसमें नहीं है। गुरु के माध्यम से शुभ समय है। शनि के माध्यम से भी अगर हम बात कर लेते हैं तो शनि भी 2 ही नक्षत्रों में गोचर करेंगे, यानी कि शतभिषा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि राहु और गुरु का नक्षत्र है। और राहु और गुरु के नक्षत्र के हिसाब से जो मैंने तिथियां गुरु के लिए बताई है, उन तिथियों पर शनि भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है। लेकिन हाँ, एक बात और मैं बोलूंगा, 30 जून से 15 जून तक आपको शनि जो है, 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनि वक्री रहने वाले हैं। वक्री के दौरान किसी भी ऐसे दोस्तों से दूर रहना जो तामसी प्रवृत्ति के हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो खाते हैं, पीते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं और उनकी कोई दिनचर्या सही नहीं है, ना उनको धर्म से मतलब है, ना कर्म से मतलब है, सिगरेट, शराब, दारू इत्यादि में जो है ना ये डूबे हुए हैं। ऐसे जो म्लेच्छ टाइप के लोग हैं, इनसे दूर रहना है आपको, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी राहु और केतु की जहाँ तक बात करें तो राहु केतु के दृष्टिकोण से भी ये राहु जो है वो अच्छी स्थिति में है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में जाएगा। यानी कि देखिए ना, तीनों ग्रह जो है ना, पूरे कुंडली में 3 ग्रह आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राहु, शनि और गुरु। ये एक दूसरे के नक्षत्र में जाकर के बैठे हैं। गुरु तो राहु और शनि के नक्षत्र में नहीं है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में राहु है, इसलिए गुरु भी रिलेट हो जाता है शनि और राहु से। तो यानी कि तीनों ग्रहों और तीनों की स्थिति अच्छी है। जो 2023 में आपने हासिल नहीं किया है, 2024 में जाकर के आप चाहे कुछ भी हो, चाहे आप रिटेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, या फिर आप कपड़ों का काम करते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, रियल एस्टेट में हो आप, या फिर कुछ भी हो, इस तरीके से आपके लिए सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब के दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो जॉब के मामले में भी कुछ भी हो, आपके लिए शुभ है समय। आप कोई भी काम करते हो, शुभ समय दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए, बाकी कुंडली है। अब कुंडली ये तो जो है ये धनु राशि, इस धरती में कम से कम भी 72.5 करोड़ हैं, क्योंकि ये धरती जो है वो 8 अरब लोगों की है। और 8 अरब लोगों को अगर 12 राशियों में डिवाइड करते हैं तो कम से कम 72 साढ़े 72 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। तो सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी, ये भी तो संभव नहीं है। इसलिए आपका जन्म समय बहुत मायने रखता है, जन्म कुंडली मायने रखती है कि आपके वो जो कुंडली है, आपका डीएनए होती है कुंडली।
तो अब ऐसे में आप बहुत सालों से या महीनों से अगर संघर्ष कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में एक बार ज़रूर आप आसपास में कोई योग्य आचार्य हों, उनसे आप कुंडली दिखा लीजिए और पता कीजिए कि आपका सूर्य के क्या हाल हैं, यानी कि भाग्येश के क्या हाल हैं, और आपके गुरु के और बुध के कैसी स्थिति में है, दशांश कुंडली कैसी है, त्रिंशांश कैसी कुंडली है, उसके बाद जाकर के चतुर्विंशांश कुंडली कैसी है, दृष्टांत में क्या हाल है, पैसे नहीं आ रहे हैं तो वह होरा के क्या हाल हैं, इन सबको डिटेल में आप एक बार चेक करवा लीजिए। अगर आसपास में एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए और उनसे मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और जब भी उचित निर्धारित जो तिथि वो बताएंगे आपको बात करने के लिए, उस निर्धारित तिथि पर मैं आपसे बात करूंगा और आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। तो ये तो एक बात हुई। और बाकी आप ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, पूरा 2024 आपके लिए शुभ रहे, ये मेरी शुभकामना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।